नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की आंध्र प्रवाह की नदियां। राजस्थान में लगभग 60% नदियां कैसी है, आंध्र प्रवाहित नदियां हैं, जिसमें हमने पढ़ी थी घग्गर नदी। घग्गर नदी से रिलेटेड हमने सारी जानकारी पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को भी देखिए। तथा जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के, मैंने वहां पर कवर करवा दिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इस वीडियो में भी उसका आंसर ज़रूर दे दूंगा। जैसे आज हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रवाह की नदियों के बारे में ही। जो हमारी कुछ नदियां हैं बच जाती है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें आज हमारी सबसे पहली नदी और इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती है। उस नदी का नाम है कांतली नदी। नाम क्या है? कांतली नदी। आप सभी को अच्छे से दिख रहा है? पहले मुझे ये बता दीजिए कि हाँ, हमें सभी को अच्छे से दिख रहा है। नहीं दिखता है तो भी आप कमेंट करिए कि कुछ दिखने में प्रॉब्लम है, जिससे मैं इस चीज़ को आगे सुधार सकूं। कांतली नदी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कांतली नदी, आप कोई भी नदी पढ़ो दोस्तों, कौन सी भी नदी, चाहे आंध्र प्रवाह की पढ़ो या फिर बंगाल की खाड़ी अरब की सागर में जाने वाली कोई भी नदी पढ़ो, सबसे पहले आपको उस नदी का उद्गम स्थान याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? उद्गम स्थान। इस नदी के उद्गम स्थान की अगर हम बात करें तो इस नदी का उद्गम स्थान है सिखर जिला। सिखर जिले में ये नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़िया से। खंडेला की पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ आती है? सीकर जिले में। सीकर जिले के बाद यह नदी झुंझुनू होती हुई चूरू के रामगढ़ स्थान पर, चूरू के रामगढ़ स्थान पर विलुप्त हो जाती है। अब आप लोग कहोगे कि यार ये क्या बता रहे हो, चूरू में तो कोई नदी नहीं बहती। ये नदी चूरू में जाती है, लेकिन कब? जब इस नदी का पानी ज़्यादा हो जाए या फिर इस नदी में बाढ़ के हालात बन जाए, तभी यह चूरू तक जाती है। आप देख लो, कोई 20 या 25 सालों में एक आध बार चली जाए तो चली जाए, वरना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर साल पानी चूरू तक जाए। लेकिन जो इसका अंतिम छोर है, यह विलुप्त 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 कहाँ होती है? चूरू जिले में। और हम सभी को पता है राजस्थान के वो कौन से जिले हैं, बीकानेर और चूरू, जहाँ कोई नदी नहीं बहती। लेकिन ये चूरू में कब चली जाती है? जब बाढ़ ज़्यादा हो या फिर इसमें पानी ज़्यादा हो। तो 20-25 सालों में एक आध बार कभी चली गई तो चली गई, ठीक है। उसके बाद इस नदी का जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, अन्य बिंदु अन्य बिंदु की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा, यह सीकर जिले से निकलती है। ये समझ लीजिए हमारा सीकर जिला, फिर झुंझुनू, और ये दोनों के पास में क्या है? चूरू। जैसे ये सीकर से निकलती है, सीकर से थोड़ा आगे जाने के बाद इसी के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता मानी जाती है, वो सभ्यता है गणेश्वर की सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। अब यह सभ्यता के बारे में हम कब पढ़ेंगे? जब हम सभ्यताओं का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक सी जो जानकारी होती है सभ्यता से रिलेटेड, वो भी आप जान लीजिए अभी। यह सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन। अब सबसे प्राचीन क्यों कहा है? आप सभी को पता है गणेश जी का नाम आ गया, तो हम गणेश जी की पूजा कब करते हैं? कोई भी काम रहो, कुछ भी रहो, शादी रहो, ब्याह रहो, कुछ भी रहो, हम गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? सबसे प्राचीन सभ्यता हुई। अब इस सभ्यता की खोज कब हुई अगर उसके बारे में देखा जाए, तो इस सभ्यता की खोज 1972 से 1977 के मध्य हुई। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करो कि इस सभ्यता की खोज किस व्यक्ति ने की, किन व्यक्ति ने इस सभ्यता की खोज की। आप कमेंट करके लिखते चलो। तथा उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको रखनी है, इस सभ्यता से, इन स्थानों से सबसे ज़्यादा तांबे के आभूषण या फिर तांबे के औजार तथा तांबा का ही मछली पकड़ने का औजार मिला। क्या मिला था? मछली पकड़ने के कांटे। मछली पकड़ने के कांटे। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? तांब्य सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। और तांबा अगर जिला पूछ लिया हमें जाए कि तांबा जिला किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे झुंझुनू जिले को। किस जिले को कहा जाता है? झुंझुनू जिले को कहा जाता है। यह नदी झुंझुनू में भी जाती है और कहाँ खत्म होती है? चूरू के रामगढ़ में जाकर ये खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट जानकारी रखी जाए तो जैसे इसकी कुल लंबाई के बारे में हम बात कर लेते हैं। लंबाई, इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर की है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लगा के अपने पास लिखिए कि यह नदी राजस्थान की
पूर्ण रूप से। अब पूर्ण रूप आ गया। पूर्ण रूप मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप मतलब यह नदी का उद्गम राजस्थान में ही होता है और इस नदी का विलुप्त जो ये खत्म होती है यह भी राजस्थान में ही होती है। जैसे घग्गर नदी तो कहीं और से निकल के आ रही थी और खत्म हमारे राजस्थान में हो रही थी, उस प्रकार इस नदी का वैसा नहीं है। यह नदी निकलती भी राजस्थान से ही है और खत्म भी राजस्थान में ही होती है। इसलिए पूर्ण रूप से प्रवाहित होने वाली आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। याद कैसे रखना है? शिखर से उद्गम स्थान होता है तथा चूरू के रामगढ़ में विलुप्त हो जाती है। शिखर के पास ही इससे ज्ञानेश्वर सभ्यता मिली थी तथा इस लंबाई 100 किलोमीटर थी और पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये थी कुछ छोटी मोटी जानकारियां। उसके बाद आज हम जितनी भी नदियां होगी आंध्र प्रवाह की सब खत्म कर देंगे। जैसे हमने पढ़ी आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी, अगर सिर्फ ऐसा पूछा जाए तो हम लगाएंगे घग्गर नदी। पूर्ण रूप से पूछ ले तो हम लगाएंगे कांतली नदी। ये तो हो गई दोनों बड़ी नदियाँ। कैसी नदियाँ? बड़ी नदियाँ। अब इन्हीं के साथ साथ एक छोटी नदी की भी बात कर लें। छोटी नदी का नाम बड़े कंफ्यूजिंग है, नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। छोटी नदी का नाम है कांकणी नदी। क्या नाम है? कांकणी नदी। इसका क्या नाम था? कांतली नदी। तो आपको ऐसे जो नाम है वो अच्छे तरीके से याद रखने पड़ेंगे। कांकणी नदी, इसी के साथ साथ इसके अन्य नाम और हैं। इसे ही काकणेय नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकणेय नदी। और उसके साथ साथ ये दोनों नाम कभी एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में एक नाम आता है मसूदरी नदी। मसूदरी नदी। ये तीनों नाम है, इस नदी के नाम है काकणी नदी, काकणेय नदी, मसूदरी नदी। अब हम इसके बारे में अगर पढ़ें तो जैसे मैंने आपको कहा यह नदी राजस्थान की आंध्र प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। कैसी नदी है? सबसे छोटी नदी है। इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो यह नदी का उद्गम स्थान जैसलमेर जिले से होता है और यह नदी विलुप्त कहाँ होती है? यह नदी भी जैसलमेर जिले में ही विलुप्त हो जाती है। उद्गम स्थान के बारे में अगर हम बात कर लें तो उद्गम स्थान रूपसी गांव। रूपसी गांव, ये गांव कहाँ पड़ता है? जैसलमेर जिले में। और यह रूपसी गांव से उद्गम होता है और विलुप्त विलुप्त कहाँ होती है? मीठा खारा गांव। ये गांव भी कहाँ पड़ता है? जैसलमेर जिले में। अब ये जैसलमेर जिले में कितने किलोमीटर तक प्रवाहित होती है अगर वो पूछ ले तो 17 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? 17 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। इसी कारण ये राजस्थान की कैसी है? सबसे छोटी नदी कहलाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो हमें प्रश्न बन सकता है, जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यह नदी जैसलमेर में ही एक झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक झील का निर्माण करती है। उस झील का नाम है ब्रुज झील। ब्रुज झील का निर्माण करती है। यह नदी क्या करती है? ब्रुज झील का निर्माण कहाँ करती है? तो जैसलमेर जिले में ही करती है। बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन है कि ब्रुज झील का निर्माण कौन सी नदी करती है। ऑप्शन में तीनों नाम आ सकते हैं तो आपको नाम याद रखना जरूरी है। कांकणी नदी, काकणेय नदी तथा मसूदरी नदी। तो ये थी छोटी बड़ी नदियाँ, दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर ली। घग्गर नदी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके साथ साथ कुछ और अन्य नदियाँ बचती है आंध्र प्रवाह की। जैसे हम देखते हैं साबी नदी को, अगर हम देखा जाए साबी नदी। साबी नदी का उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर। सेवर की पहाड़ी, जयपुर। अब इस नदी के किनारे या फिर इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में एक सभ्यता मिली थी। वह सभ्यता कौन सी थी? जोधपुरा सभ्यता। कभी आपसे पूछा जाए जोधपुरा सभ्यता का संबंध कौन से जिले से, तो हम लगाएंगे जयपुर जिला। जोधपुरा नाम समझ के जोधपुर मत लगा देना भाइयों, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना वहाँ पर। और इस नदी के बारे में हम बात करें तो सेवर की नदियों का उद्गम, सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान होता है। जोधपुरा सभ्यता मिलती है तथा यह नदी अलवर, भरतपुर होती हुई कहाँ चली जाती है? इन दोनों के पास में कौन सा राज्य है? भरतपुर और अलवर के पास में
हरियाणा राज्य में चली जाती है, हरियाणा राज्य में विलुप्त होती है। उसके बाद अगर इस नदी के बारे में पढ़ें तो इस नदी को अलवर का शोक कहते हैं। इसका उपनाम है अलवर का शोक। पूछा जा सकता है अलवर का शोक किसे कहते हैं, तो अलवर का शोक हम साबी नदी को कहते हैं। उसी प्रकार आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ राजस्थान का शोक किसे कहते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं तथा पश्चिम बंगाल का शोक। इन नदियों के नाम अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करते चलिए तथा जितना हो सके उतना शेयर करते चलिए अपने दोस्तों में, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो। उसके बाद हम बात करने वाले हैं साबी नदी के बारे में। बात हो गई, साबी नदी भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अलवर की प्रमुख नदी है तथा अलवर की सबसे लंबी नदी है, अलवर की सबसे लंबी नदी। ये थी 2-3 जानकारियाँ इस नदी के बारे में। इतनी जानकारी याद रख लोगे तो भी काफ़ी है। उसके बाद कुछ छोटी मोटी नदियाँ हैं जैसे रूपारेल नदी और एक रूपनगढ़ नदी। ये दोनों नाम भी कन्फ्यूजन करते हैं, रूपारेल और एक नदी का नाम है रूपनगढ़। अब रूपारेल कहाँ से निकलती है और रूपनगढ़ कहाँ से निकलती है, तो रूपारेल नदी यह उदयनाथ की पहाड़ियाँ, क्वेश्चन पूछा जा चुका है उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ थी, मतलब उदयनाथ की पहाड़ियाँ का संबंध किस जिले से है, तो रूपारेल नदी का उद्गम स्थान उदयपुर की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर। यह नदी अलवर से निकलती है और भरतपुर में बहती है। कहाँ जाती है, अलवर से निकलती है और भरतपुर तक बहती है। भरतपुर के बाद भरतपुर में ही इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है सीकरी बांध। बहुत बार पूछा जा चुका है सीकरी बांध कौन से जिले में बना हुआ है, तो भरतपुर, याद रखना है भरतपुर। और बाद में इस नदी का पानी, इस नदी का पानी मोती झील, मोती झील, मोती झील में गिरता है। याद रखना है मोती झील, जिसे भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, और मोती झील से ही एक नहर निकाली गई है। उस नहर का पानी भरतपुर के दुर्गों की खाइयों में गिरता है। कहाँ गिरता है, भरतपुर के आजू, भरतपुर के चारों ओर, जो भरतपुर दुर्ग के जो चारों ओर खाइयाँ बनी हुई हैं, उन खाइयों में मोती झील से ही एक नहर निकाली गई है। उस नहर का नाम सुजान गंगा नहर, सुजान गंगा नहर। उस नहर का पानी उस दुर्ग तक जाता है और उनकी खाइयों में पानी की आपूर्ति पूरी की जाती है। उसके बाद रूपनगढ़ नदी के बारे में हम देखें तो रूपनगढ़ नदी से आपको ज़्यादा फैक्ट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2 चीज़ें याद रख लीजिए। रूपनगढ़ नदी अजमेर से निकलती है किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर से निकलती है और सांभर झील में गिरती है। बस ये 1-2 चीज़ें याद रख लीजिए, किशनगढ़ अजमेर से निकलती है और सांभर झील में गिरती है। सांभर झील में और कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, जैसे उनके एक दो नाम हैं, मेंथा नदी और रूपनगढ़ नदी। उसके बाद एक और नदी देख लें हम सांभर झील की, तो वो नदी है खंडेला नदी। ये 3 नदियाँ आपको याद रखनी है जो कहाँ तक जाती है, अपने सांभर झील तक जाती है। ये थी हमारी राजस्थान में आंध्र प्रवाह की नदियाँ। अगर मेंथा नदी की बात कर लें तो मेंथा नदी का उद्गम स्थान, मेंथा नदी का उद्गम स्थान होता है मनोहरपुर। और ये मनोहरपुर कहाँ पड़ता है, मनोहरपुर की पहाड़ियाँ जयपुर। इस नदी का उद्गम स्थान भी कहाँ से होता है, मेंथा नदी का उद्गम स्थान भी जयपुर से होता है, और ये सांबर नदी में जाकर, सांबर झील में जाकर गिर जाती है। सांबर झील में मिलने वाली नदियाँ रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी तथा खंडेला नदी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये थी हमारी आंध्र प्रवाह की इंपॉर्टेंट नदियाँ जो हमें याद रखनी है। कौन कौन सी नदी, एक तो घग्गर नदी, उसके बाद कांतनी नदी, उसके बाद काकणेय नदी या फिर उसी का नाम है काकणी नदी, चौथी साबी नदी, और एक 5वीं नदी है रूपारेल नदी। ये 5 नदियाँ तो आपको याद रखनी है तथा इनसे जुड़ती हुई सारी बातें भी आप लोगों को याद रखनी है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे झीलों के बारे में, जिसमें राजस्थान की 2 प्रकार की झीलें हैं, एक खारे पानी की और एक मीठे पानी की। खारे पानी की और मीठे पानी की, जिसमें हम मीठे पानी की पढ़ लेंगे पहले। कोई ऐसी बात नहीं है खारे पानी की पढ़ो मीठे पानी की पढ़ो, सब एक ही है। आप पढ़ लो खारे पानी की या मीठे पानी की। मीठे पानी की पढ़ेंगे हम कल से। तो वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करिए और टेलीग्राम पर जुड़िए, ताकि जिससे हम
क्वेश्चनों को देख सकें। वहाँ पर क्यूज़ चलती रहती है, तो आप उससे भी अटेंड करिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर इसे शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।